आज बच्चे कम आए हैं नहीं। चलो ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपको हमें पीवी ग्राफ बनाना है। किसके ग्राफ बनाना है? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। ठीक है बेटा, किसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग? प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ। कल नोट्स आपको भेजा गया था? नहीं भेजा गया था? नहीं भेजा गया था ना? चलिए आज भेज देंगे। ध्यान नहीं दे रहा, क्लास में रह गए, ध्यान से उतर गया। ग्राफ की बात करना है प्रेशर और वॉल्यूम का। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम क्या होता है? एडियाबेटिक का इक्वेशन प्रेशर और वॉल्यूम में, तो पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। होता है कि नहीं होता है? बताओ बोलो। पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना? यस सर। अगर मान लो कांस्टेंट को के ले लेते हो तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? के बाई वी पावर गामा, के बाई वी पावर गामा। और इसका अगर स्लोप निकालोगे तो डीपी बाई डीवी क्या हो जाएगा? के इंटू माइनस गामा बी के पावर माइनस गामा प्लस -1 ना। ये बात क्लियर है क्या? यही होगा कि नहीं होगा? डिफरेंशिएशन यही होगा? बोलो भाई। यस सर। तो डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस गामा इंटू माइनस गामा के डिवाइडेड बाई वी के पावर गामा प्लस 1 कर दें। सही लिख रहे हैं? देखो तो डीपी बाई डीवी माइनस गामा, इसको लिख सकते हैं के बाई वी पावर गामा इंटू 1 बाई वी। और के बाई वी पावर गामा को पी बोला गया है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? डीपी बाई डीवी और एडियाबेटिक इज इक्वल टू माइनस गामा पी बाई वी। डीपी बाई डीवी एडियाबेटिक के लिए माइनस गामा पी बाई वी होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस पे जो गामा होगा वो माइनस गामा पी बाई वी होगा। किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। डीपी बाई डीवी एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप माइनस गामा इंटू पी बाई वी होता है। माइनस गामा इंटू पी बाई वी होता है। तो स्लोप कैसा है? माइनस साइन के साथ है, मतलब डाउनवर्ड ग्राफ होगा। और प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कुछ ऐसा होगा बेटा। पीवी ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ कुछ ऐसा होगा। क्या ऐसा मानते हो आप? ऐसा होना चाहिए, ये कर्व होना चाहिए, ऐसा ग्राफ होना चाहिए क्या? बोलो। यस सर। क्लियर है ना? ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। क्यों? क्योंकि पी जो है वो इक्वल टू क्या है? के बाई वी पावर गामा है या नहीं? के जो है, पी जो है वो के बाई वी पावर गामा है। और क्योंकि वो वी पावर गामा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण P इक्वल टू क्या हो जाएगा? के बाई वी पावर गामा हो जाएगा। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? के बाई वी पावर गामा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा ना, ये रिलेशन हो जाएगा। अब मुझे एक छोटा सा चीज बताओ, अगर मान लो ये गामा बढ़ा देते हैं हम, तो स्लोप इसका नीचे और जाएगा या फिर इसके ऊपर जाएगा? बताओ तो। अगर गामा बढ़ाएंगे तो स्लोप क्या होगा? डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा? बताओ क्या आप? अगर हम स्लोप गामा बढ़ाएंगे, देखो देखो, तीन ग्राफ बना देते हैं। मान लो ये देखो, एक 3 ग्राफ बना दिया मैंने। एक ऐसा बनाया और एक ऐसा बनाया, ठीक है बेटा। और इसको मैंने बोला ए है, इसको मैंने बोला बी है, इसको बोला मैंने सी है। तो मैंने बोला कि 3 गैसेस हैं, जैसे मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक लीनियर। इसमें क्या करो, तुम उसको आइडेंटिफाई करो। एबीसी में
कौन सा गैस मोनोएटॉमिक होगा, मुझे बताओगे? कौन सा गैस इसमें मोनोएटॉमिक है? कौन सा गैस इसमें मोनोएटॉमिक है, कोई बताएगा? मोनोएटॉमिक का गामा 5/3 होता है, डायटोमिक का गामा 7/5 होता है, और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर का गामा 4/3 होता है कि नहीं होता है? तो जिसका गामा ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा नीचे होगा, या जिसका गामा ज्यादा होगा, जिसका गामा कम होगा, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, जिसका गामा ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा नीचे आएगा, या जिसका गामा कम है उसका स्लोप ज्यादा नीचे आएगा? इसका आंसर कौन देगा, कोई देगा? कोई इसका आंसर देगा? बोलो, कोई बच्चा इसका आंसर देगा कि नहीं देगा? बोलो। ये ABC लिखा हुआ है, तो इसमें हम अगर बोले कि एक कौन सा गैस होगा तो क्या बोलोगे? सुनो थोड़ा सा एक बार, देखो मैथमेटिक्स अप्रोच भी है। यहाँ गामा जितना बढ़ेगा उतना ग्राफ नीचे डाउनवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा? जितना गामा यस सर। बढ़ेगा उतना वो स्लोप क्या होता जाएगा, टेंजेंट जो होगा उसका स्लोप सीधी लाइन होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी? गामा के बढ़ने से वो स्लोप उतना ही नीचे जाएगा, है या नहीं, मानते हो? सबसे ज्यादा स्लोप किसका है नेगेटिव में? सबसे ज्यादा स्लोप सी वाले का है। सी वाला कौन सा गैस होगा? मोनोएटॉमिक होगा। सी वाला जो गैस होगा वो कौन सा होगा? मोनोएटॉमिक। बी वाला जो गैस होगा वो डायटोमिक, और ए वाला जो गैस होगा वो पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर वाला। ये मानते हो आप? ये मानते हो क्या? जितना ज्यादा गामा होगा यस सर। उतना ग्राफ स्लोप जो होगा उतना डाउन जाएगा, उतना डाउन जाएगा ना। तो गामा इंक्रीज होगा तो स्लोप डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड में इंक्रीज होगा। ओके, मतलब टेंजेंट उसका बढ़ने लगेगा, स्लोप, क्योंकि स्लोप बढ़ ही ना रहा है। क्या हो रहा है? उसका स्लोप तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बताओ? तो गामा इंक्रीज होगा। अगर गामा बढ़ता है तो स्लोप क्या होता है? बढ़ता है। स्लोप भी तो बढ़ता है ना भाई, स्लोप बढ़ रहा है। तो स्लोप बढ़ने का मतलब क्या है? स्लोप बढ़ने का मतलब ये है उसका जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो सीधी लाइन होने जानी चाहिए। तो एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया। तो जो ज्यादा सीधा होगा वही ना स्लोप ज्यादा कहलाएगा। तो गामा बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा। ये सत्य है कि नहीं है, बताओ? ये बात क्लियर है कि नहीं? स्लोप, गामा बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा। ए बी सी में ए वाला पॉलीएटॉमिक होगा, बी वाला डायटोमिक होगा, और सी वाला मोनोएटॉमिक। जो जितना झुका होगा ना वो गैस में गामा ज्यादा होगा। तो गामा मोनोएटॉमिक का ज्यादा होता है, फिर किसका होता है? डायटोमिक का, और फिर किसका होता है? पॉलीएटॉमिक का। होता है कि नहीं होता है? बताइए, ये तो आप बता सकते हो। यस ये बात सही बच्चों को क्लियर हो रहा है? क्लियर है? यस यस सर सर। समझ में आ गया? तो गामा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया तुमको, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये लिखा है प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बना है, और यहाँ पे दो गैस दिया हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, और यहाँ पे आपको ऐसा दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। ए बी से बनाते हैं पहले, ए और बी दिया है और ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। अब कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, द करेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ना। कहता है आइडेंटिफाई, करेक्ट करो स्टेटमेंट को। पहला कह रहा है, पहला जो है ए लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, और बी लिखा है हीलियम। वन और मोर देन वन हो सकता है। ए लिखा है SO3 लिखा है, और बी लिखा है O2। थर्ड में लिखा है, ए लिखा है हीलियम और बी लिखा है O2। थर्ड में के बाद फोर्थ नंबर लिखा है, ए लिखा है हीलियम और बी लिखा है SO3। इसमें टिक करो तो कौन सा आंसर आपके हिसाब से टिक होना चाहिए? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हीलियम, ए SO3, बी O2। इसको आप समझ के बताइए किसमें गामा ज्यादा होगा, बी का गामा ज्यादा होगा कि ए का गामा ज्यादा होगा? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कि ए और बी दिया हुआ है तो पूछता है कि किसमें गामा ज्यादा है, मतलब कौन सा इसमें सही आंसर होगा,
ऐसे वाला, तो मोर देन वन है, कौन सा सही होगा? मोर देन वन है, दो ऑप्शन लग रहे हैं, फर्स्ट हाँ, और फोर्थ। वन और मोर देन वन है ये, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ। पहले तो क्लियर कर लेते हैं कि इसमें गामा किसका ज्यादा है। तो क्लियर है कि अगर हम स्लोप देखेंगे डीपी बाई डीवी, तो मैंने भी बोला था कि स्लोप जिसका ज्यादा उसका गामा ज्यादा, यही बोला था ना मैंने। तो स्लोप किसका यस ज्यादा है? सर। स्लोप ऑफ बी इज मोर देन स्लोप ऑफ ए, है या नहीं? बी का यस स्लोप ए सर। से ज्यादा है ना, क्योंकि ज्यादा झुका हुआ है। तो स्लोप ऑफ बी इज मोर देन स्लोप ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ? गामा बी का ज्यादा होगा गामा ए से। तो गामा बी ज्यादा है गामा ए से, तो इसका मतलब बी मोनोएटॉमिक हो तो ए पॉलीएटॉमिक हो, ऐसा हो तो सही है ना। तो देखो ये पहला वाला तो दिख रहा है ना, बी वाला मोनोएटॉमिक है और ए वाला पॉलीएटॉमिक लिनियर है। इसका गामा जब निकालोगे ना, गामा तो 7/5, और इसका गामा 5/3। 5/3 तो 7/5 ज्यादा होता ही है। इसका गामा SO3 का निकालोगे तो 4/3, और इसका गामा निकालोगे तो इसका गामा आ जाएगा 7/5। फिर से ठीक है, सेकंड भी सही है। इसका गामा निकालोगे तो 5/3, और इसका गामा निकालोगे तो 7/5, ये गलत है। इसका गामा निकालोगे तो 5/3, और इसका गामा निकालोगे तो 4/3, गलत है। 3 4 गलत है, पहला दूसरा गलत, सही है। अब सही बच्चों का आंसर यही आ रहा होगा, पहला और दूसरा। बी का गामा ए से ज्यादा है, ये तो क्लियर है ना भाई। इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है क्या? बोलो। नो सर। नो सर। इसमें नो सर। कैसे डाउट हो सकता है भाई? बी का स्लोप ज्यादा है तो बी का गामा ज्यादा होगा, सीधी सी बात। स्लोप ज्यादा मतलब गामा ज्यादा, यही तभी ना स्लोप ज्यादा होगा। क्योंकि अब पता है आपको कि डीपी बाई डीवी माइनस गामा पी बाई वी होता है ना। डीपी बाई डीवी क्या होता है? माइनस गामा पी बाई वी होता है ना बेटा। इसमें क्यों सोचना है? सोचना है क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई सोचना है। डीवी बाई डीवी जो होता है माइनस गामा पी बाई वी होता है। तो गामा जितना ज्यादा होगा बेटा, उतना तो आपका स्लोप होगा ना, है या नहीं? समझ में आया? नहीं आया? यस सर। तो इसमें क्या है यार, तो बहुत कम मेहनत पे क्वेश्चन बन जाएगा यार। फिजिक्स में भी यही सेम चीज रहेगा, फिजिक्स में भी यही सेम चीज रहेगा आपका। एक क्वेश्चन और ट्राई करो। ये दिया है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है ऐसे, और यहाँ लिखा है ए बी और यहाँ सी। अब आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एक सेकंड रुकिएगा। तो बेटा आसान है सब कुछ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस, हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा तो काम है बस, थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ता है ना बेटा, उतना तो करना ही पड़ेगा आपको। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। एबीसी दिया हुआ है, सोच के बताओ। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है? एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा। ऑप्शन देने से पहले मैं थोड़ा एक बच्चे को मैसेज कर दूँ। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ना, करेक्ट स्टेटमेंट वो आइडेंटिफाई करना है। कैसे करोगे? एबीसी में पहला ऑप्शन दिया मैंने, ए जो है वो है SO3, बी जो है हीलियम, और सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे दिया हुआ है। दूसरा मैंने दिया, ए है SO3, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, और सी है हीलियम। थर्ड मैंने दिया, ए है अमोनिया, बी है O2, और सी है हीलियम ही लिख लो। फोर्थ नंबर मैंने दिया, ए है हीलियम, बी है SO3, और सी है O2। और पांचवा नंबर ऑप्शन दिया मैंने, ए है O2, बी है SO3, और सी है हीलियम। तो आंसर आपको आइडेंटिफाई करना है, बताओ।
स्लोप किसका ज्यादा है पहले ये देख लो। एबीसी में स्लोप किसका ज्यादा, एबीसी में स्लोप किसका ज्यादा, एबीसी में स्लोप किसका ज्यादा, सी। तो सी का स्लोप देखने से आ जाएगा आंसर, कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिलेगा भी तो आसान पड़ेगा ना, आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना है। जिसका स्लोप ज्यादा उसका गामा ज्यादा, तो स्लोप तो दिख ही रहा है अपने को, स्लोप ऑफ सी इज मोर देन बी इज मोर देन ए, तो गामा ऑफ सी ग्रेटर देन गामा ऑफ सर बी। सेकंड थर्ड। इसमें आंसर कौन सा टिक करेंगे आप बताइए, सर सेकंड थर्ड। सेकंड और थर्ड, ठीक है। सेकंड थर्ड और सेकंड थर्ड और कोई टिक करना चाहते हो क्या? तो पहले में ए कितना आएगा, एक आएगा 4/3, इसमें 5/3 और इसमें 7/5। तो गामा किसका ज्यादा है, सी का। यहाँ तो गामा सी का कम दिख रहा है, आंसर नहीं होगा। यहाँ पे कितना आएगा 4/3, यहाँ पे 7/5 और यहाँ पे 5/3, इसका मतलब गामा ज्यादा है, तो सेकेंड आंसर तो सही बैठ गया। थर्ड में 4/3 और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 7/5 और यहाँ पे आ गया 5/3, आंसर थर्ड भी सही है। ए आ गया 5/3, बी आ गया आपका 4/3 और ये आ गया 7/5, तो ये तो हो ही नहीं सकेगा। इसके बाद ए आ गया यहाँ पे 7/5 डायटोमिक के कारण, बी आ गया यहाँ पे 4/3 और ये आ गया 5/3, तो फिर से नहीं हो पाएगा क्योंकि गामा सी का गामा बी का गामा ए से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बी का गामा ए से कम आ रहा है ना। इस बेसिस पे आंसर क्या होगा 2 और 3। ऐसे क्वेश्चन बना दोगे। यस सर। थर्ड, ये वाला ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप, ये आपको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप आपको इसी तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ। यस सर। कर लेंगे ना सब लोग, बन जाएगा ना सबसे, बोलो। यस सर। बन जाएगा। चलो अब थोड़ा सा आइसोथर्मल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा। आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल, थोड़ा आइसोथर्मल का भी ग्राफ ड्रॉ किया जाए। ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा होगा, मेरे साथ देखो। आपको पता है ना बेटा कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो अगर यहाँ पे लिखोगे P इक्वल टू K/V लिख दो, तो dP/dV क्या आएगा, -K अपॉन में V² आएगा। आप चेक कर लो, डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है ना। तो dP/dV क्या आ जाएगा, -K/V इंटू 1/V। यहाँ से dP/dV क्या आ जाएगा, -K/V को क्या लिखते हैं P, -P/V आ जाएगा। ये dP/dV यहाँ से क्या आ जाएगा, -P/V। -P/V देखो वहां पे आ रहा था क्या, -gamma/P/V और यहाँ पे क्या आएगा, -P/V सिंपल। तो आइसोथर्मल का ग्राफ और एडियाबेटिक का ग्राफ, ये आइसोथर्मल है ना, कौन सा ग्राफ है, आइसोथर्मल का स्लोप है। और एडियाबेटिक का स्लोप क्या था, dP/dV एडियाबेटिक, ये क्या था, -gamma/P/V, सॉरी -gamma/P/V, -gamma/P/V, ये स्लोप था आपका एडियाबेटिक प्रोसेस का। सही बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं क्या, बताओ। ये एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप है -gamma/P/V और आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप क्या है, -P/V। अब मुझे ग्राफ दोनों का एक साथ बनाना है। मुझे कोई बताएगा ग्राफ कैसा दिखेगा, ग्राफ कैसा दिखेगा, देखो
आप कहोगे सर अगर आप पी और वी का ग्राफ बनाते हैं तो ये दो ग्राफ तो बनना ही चाहिए सर। अब बात ये आती है कि किसका ग्राफ कैसा होगा, किसका ग्राफ कैसा होगा, कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक का और कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल का, मुझे इन दोनों में समझाओ कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक का और कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल का होगा। बताइए कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक का और कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल का होगा। सर एडियाबैटिक वाला नीचे वाला होगा एडियाबेटिक वाला नीचे वाला होगा, सही बात है। ये और आइसो ऊपर वाला। आइसो ऊपर वाला होगा, आइसोथर्मल का ग्राफ ऊपर वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा है ना, गामा पॉजिटिव होता है हमेशा, इसलिए ना गामा हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात पता है आपको। और गामा 1 से ज्यादा होता है, गामा जितने में भी है 1 से ज्यादा है ना कि 1 से कम है, गामा इज ग्रेटर देन 1 ना, तो इसका मतलब एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा है। तो एडियाबेटिक वाला ग्राफ नीचे होगा और आइसोथर्मल वाला ग्राफ ऊपर होगा। ये केस एक्सपेंशन का ले लो, इन केस ऑफ एक्सपेंशन, ओके। तो एडियाबेटिक स्लोप इज मोर देन आइसोथर्मल स्लोप, है या नहीं? बोलो बोलो। स्लोप यस सर। एडियाबेटिक, यस सर। एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज मोर देन आइसोथर्मल, इज मोर देन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल से ज्यादा होगा। एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा है, ओके। एडियाबेटिक स्लोप इज मोर देन आइसोथर्मल, तो ये ग्राफ होना चाहिए। ये ग्राफ आप सजेस्ट भी करोगे, सही बात है, कोई गलत तो नहीं ना है? गलत है? बताओ, गलत तो नहीं है ना? ठीक है नो ना? सर। ठीक है, चलो यस अब सर। एक बात बताओ मुझे कि अगर दोनों के स्लोप को देखो, इन दोनों के स्लोप को देखो, आइसोथर्मल का स्लोप और एडियाबेटिक का स्लोप, तो क्या लगता है आपको कि एडियाबेटिक का स्लोप जो होगा वो आइसोथर्मल के स्लोप का कितना टाइम होगा, गामा टाइम होगा क्या? अगर यस मैं सर। एडियाबेटिक का स्लोप निकालना चाहूँ और मुझे आइसोथर्मल का स्लोप दिया हुआ है तो उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बराबर हो जाएगा? तो गामा टाइम्स, यहाँ पे लिखना क्या चाहिए, एक पॉइंट और लिखना चाहिए, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज, एक सेकंड रुकिएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप क्लियर है कि आइसोथर्मल के स्लोप का कितना टाइम होगा? गामा टाइम होगा। ये सबको क्लियर है क्या? बताइए। यस सर। ये बात यस सबको सर। क्लियर है? क्योंकि ये दिख भी रहा है, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, दिख भी रहा है कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स of slope of isothermal process, slope of isothermal process, क्लियर है? एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप, एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप का गामा टाइम होता है। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस का गामा टाइम होता है, ओके। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, ये समझ में आया क्या? स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, क्लियर है? क्लियर होगा ये बात? Yes, sir. यस ये वाला सर। Yes, पॉइंट sir. पूरा क्लियर हो गया। अब एक जेई का क्वेश्चन है, उसको दे रहे हैं, उसको बनाना है आपको, ठीक है? सोचना आप ही को है, करना आप ही को है, और आपको बताना है आंसर क्या होगा। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हो गया, तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज गामा टाइम ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको याद रखिएगा, इतनी पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलो जा जाओ, बंद मत करो, बंद मत करो। एक सेकंड रुकिएगा बेटा, एक जी का क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाइएगा। एक जेई का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उसको आप लोग बना के देखें। एडियाबेटिक वाला तो समझ आ ही गया होगा कि कैसे करना है। और अब यहाँ पे देखिएगा, एक क्वेश्चन है जेई का, जेई एडवांस में आया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है और वो 1 और मोर देन 1 का है, ठीक है बेटा? क्लियर है?
तो ये ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है P1 V1 T1, ये आइसोथर्मल लिखा हुआ है और यहाँ पे टेम्परेचर T1 ही है और मतलब यहाँ पे भी ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। इस पॉइंट पे दिया है P2 V2 और T1 और यहाँ पे दिया है P3 V3 और टेम्परेचर है T2। दो ठीक है, अब ये दिया हुआ है, ये वाला ऊपर वाला आइसो का है और नीचे वाला एडियाबेटिक का है। ओके, चलिए पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है। पहला ऑप्शन ये कहता है कि यहाँ पे T1, यहाँ पे T1 T2 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे T1 T2 लिख लेना बेटा। पहला ऑप्शन दिया है T1 बराबर है T2 के। दूसरा ऑप्शन दिया है T1 बड़ा है T3 से। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है डेल्टा यू मॉड नहीं, डेल्टा यू आइसोथर्मल, डेल्टा यू आइसो मोर देन डेल्टा यू एडियाबेटिक। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है वर्क डन आइसोथर्मल, वर्क डन एडियाबेटिक। फिफ्थ ऑप्शन दिया हुआ है T3 बड़ा है T1 से। सिक्स्थ ऑप्शन दिया हुआ है, पूरा मुझे ऑप्शन याद नहीं है, ये ऑप्शन इसी तरह दिया है, मतलब कहाँ कौन बड़ा कौन छोटा वाला ऑप्शन थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। डेल्टा यू एडियाबेटिक मोर देन डेल्टा यू आइसोथर्मल, ये ऑप्शन में है। इतने ऑप्शंस दिए हुए थे टोटल, तो एक बार आप इसको टिक करो कौन सा आंसर इसमें सही है और कौन सा आंसर इसमें गलत है। 6 ऑप्शन दिया है, आपके 4 ऑप्शन दिए थे, इसी में से मैंने 2 ऑप्शन और बढ़ा दिया है, 2 ऑप्शन मैंने बढ़ा दिया है। ये 1 और मोर देन 1 का क्वेश्चन है, 1 और मोर देन 1। सोचेंगे आप, सोचिए सही बच्चे सोचें। ये एक्सपेंशन है, दिख ही रहा है, और आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का, आइसोथर्मल ऊपर एडियाबेटिक नीचे ग्राफ बनाया हुआ है। अब आपको इसमें से आंसर टिक करना है, टिक करिए, सही सही आंसर टिक करिए, चलिए करिए। सही बच्चे बताएं, सोचिए, थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा ना भाई, बिना सोचे कहाँ से होगा, थोड़ा थोड़ा सोचिए, काम हो जाएगा आपका। सर T3 कौन सा टेम्परेचर है? T3 वाला नीचे वाला है, T2 के जगह T3 कर लेना, P3 V3 T3 और T1 T2 उधर है ऊपर वाला। P3 V3 T3 लिखा था, अपने जेई का जो क्वेश्चन था ना उसमें आपको मिलेगा, आपको देखिएगा 5 या 6 नंबर पे होगा आपके इस मॉड्यूल में, अपने मॉड्यूल में भी देख सकते हो इस क्वेश्चन को। ये जेई एडवांस में आया हुआ है, जहां तक मुझे याद था वो मैंने लिख दिया है, यही लगभग लिखा होगा मेरे हिसाब से। अब देख लीजिए, आपका मॉड्यूल आपके पास है, आप चेक कर लीजिए, आंसर मत देखिएगा, बस इतना जरूर करिएगा, और कुछ मत करिए। आप क्वेश्चन मिला सकते हैं लेकिन आंसर देख के टिक मत कर दीजिएगा।
बताओ। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। श्रिया बोलो तुम। The first 4, 6, फर्स्ट 4 और 6। 6. चलिए बेटा मिलाते हैं एक बार। 1 4 और 6 एक बार मिलाया जाए, क्या हो रहा है आंसर। 1 4 और 6 मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है आंसर। वैष्णवी तुम्हारा क्या आ रहा है बेटा। सर 1 और 6, फोर्थ भी नहीं देखा है। अच्छा, फोर्थ देख लीजिए। चलिए मेरे साथ पर थोड़ा सा बातें करते हैं आपसे। T1 T2 तो क्लियर है कि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर बराबर होता ही है, तो पहला तो बिना दिमाग लगाने से आ जाएगा। और दूसरे और आगे के लिए चेक करने के लिए आपने एक चीज पढ़ा था, याद होगा आपको, कि एरिया अंडर द कर्व जो होता है वॉल्डन होता है। तो आइसोथर्मल वाला एरिया ज्यादा होगा ना, आइसोथर्मल वाला एरिया ज्यादा है, देख लो आप। आइसोथर्मल वाला एरिया ज्यादा है और एडियाबेटिक वाला Yes, एरिया sir. कम है। एरिया वाइज तो देखने पे पता चल रहा है कि आइसोथर्मल का एरिया ज्यादा है। देखो इसको लिखो, थोड़ा थोड़ा चीजों को अगर आप लिखेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। एरिया ऑफ आइसोथर्मल, एरिया ऑफ आइसोथर्मल, एरिया ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज मोर देन एरिया ऑफ एडियाबेटिक। आइसोथर्मल का एरिया एडियाबेटिक के एरिया से ज्यादा होगा। आइसोथर्मल एरिया इज मोर देन एडियाबेटिक वर्क, एडियाबेटिक एरिया। और आप देखो ये केस एक्सपेंशन का है तो वॉल्डन क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। वॉल्डन किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा। वॉल्डन इज नेगेटिव, क्यों, जो केस एक्सपेंशन का है ना, तो मोर नेगेटिव कौन होगा, आइसोथर्मल वाला। एडियाबेटिक वाला नेगेटिव होगा लेकिन लेस नेगेटिव होगा। उस बेसिस पे एडियाबेटिक का वर्क डन ज्यादा हो गया ना बेटा। अरे वर्क डन नेगेटिव होगा ना, केस एक्सपेंशन का है भाई, देखो तो सही। केस एक्सपेंशन का तो वर्क डन नेगेटिव हुआ। मॉड वाइज तो आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होगा, मॉड लगा देंगे ना तो आइसोथर्मल का ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे पूछ रहा है तो नेगेटिव में जो जितना बड़ा नंबर होता है उतना छोटा माना जाता है। जैसे मान लो आइसोथर्मल का वार्डन मान लो -400 आ गया और एडियाबेटिक का वार्डन -200 आया, तो -200 बड़ा है ना -400 से, है या नहीं बोलो। वार्डन इज नेगेटिव ना, तो वार्डन Yes, sir. नेगेटिव है तो एडियाबेटिक वाला ज्यादा होगा, फिर एडियाबेटिक वाला आइसो से ज्यादा हो जाएगा। एडियाबेटिक वर्क इज मोर देन आइसोथर्मल वर्क डन होगा। अभी समझ में नहीं आया। आ गया. देखो आपको एरिया तो ज्यादा दिख रहा है, एरिया के हिसाब से आपने तुरंत वार्डन कर दिया। आप थोड़ा सा रुक के देखिए ना, आपको एरिया ज्यादा दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ वर्क डन ज्यादा होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ ज्यादा होगा। साइन देख रहे हो, मॉड लगा देते तो सही हो। एडियाबेटिक वर्क डन इज मोर देन आइसोथर्मल वर्क डन। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ो तो आपको पता है कि आइसोथर्मल में डेल्टा यू क्या होता है। आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 होता है। Yes, sir. एडियाबेटिक में डेल्टा यू किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है कि नहीं होता है भाई। और वर्क डन है कितना, नेगेटिव, वर्क डन तो नेगेटिव है ना, तो डेल्टा यू क्या हो गया, नेगेटिव। अब खुद देखो, एक नेगेटिव है मतलब डेल्टा यू लेस देन 0 है और डेल्टा यू इक्वल टू 0 है। कौन बड़ा है, 0 बड़ा है या लेस देन 0 बड़ा है। हाँ, नेगेटिव बड़ा है या 0 बड़ा, 0. सीधी बात। डेल्टा यू आइसोथर्मल मोर देन डेल्टा यू एडियाबेटिक है। डेल्टा यू आइसोथर्मल का एडियाबेटिक से ज्यादा है। और उसके बाद डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू आपने क्या देखा, नेगेटिव। डेल्टा यू होता क्या है, एनसीवी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव जब है T3 छोटा होना चाहिए T1 से ना, तभी ना नेगेटिव आएगा यार। तो T3 T1 से छोटा होगा तभी जाकर नेगेटिव आएगा। इसका पूरा आंसर आपको मिल गया। देखो T3 छोटा T1 मतलब T3 छोटा T1 मतलब T1 बड़ा,
तो दूसरा भी सही है, डेल्टा यू आइसोथर्मल भी सही है, 1 2 3 सही है। 1 2 3 सही होगा आंसर इसका। देखो चेक करो, जो आप लोग आंसर बता रहे थे वो गलत बता रहे थे आप। अपने एरिया के हिसाब से क्या नेगेटिव साइन को भी तो देखो, थोड़ा सा रुक के चेक करो पहले, फिर बताओगे मुझे, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको फिर से। अरे आप जीरो बढ़ा कि नेगेटिव बढ़ा, जीरो बढ़ा, जीरो बढ़ा कि नेगेटिव बढ़ा, तो जीरो बढ़ा। मैथमेटिक्स तो यही कहता है, मैथमेटिक्स जो कहता है वो सत्य है ना। -1 और जीरो में जीरो बड़ा होता है, जब जीरो बड़ा होता है तो फिर तो कहानी ही बदल गई पूरी। एक बार आप चेक कर लो, फिर मुझे बताओ, फिर मुझे बताओ आपको कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। ये जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो रहेगा ना। अब बच्चा देखो, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, ये आसान है। जल्दीबाजी करके आएगा बच्चा तो गलत करेगा, थोड़ा सोचना है। अब वर्क डन के बारे में सोचने में कोई दिक्कत ही नहीं, एरिया की बात होती है। एरिया अंडर द कर्व आप चेक करते रहिए, थोड़ा सा मिलाइए मेरे साथ तो आप सीख पाइएगा। एरिया जो होता है, एरिया अंडर द कर्व जो होता है, वही तो हमारा वर्क डन को शो करता है ना। एरिया तो आइसोथर्मल का ज्यादा है, लेकिन वर्क डन भी ज्यादा है, लेकिन निगेटिव साइन के साथ है। तो -400 और -200 में 200 बड़ा होता है ना। फिर माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है, और माइनस में जो जितना नंबर बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। तो बेसिस पे आप ये करोगे। तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में आइसोथर्मल वाला तो कम वर्क डन शो करने लगेगा। अब उसके बाद आप जानते हो कि आइसोथर्मल का डेल्टा यू 0 होता है, और एडियाबेटिक का डेल्टा यू देखोगे तो वो वर्क डन के बराबर होता है, और वर्क डन नेगेटिव है तो डेल्टा यू ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होगा। एक जीरो है, एक नेगेटिव है, बड़ा कौन? जीरो बड़ा, जीरो नेगेटिव से बड़ा होता है, ये बात आपको पता है। डेल्टा यू आइसोथर्मल ग्रेटर देन डेल्टा यू एडियाबेटिक। अब डेल्टा यू एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एनसीवी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर होता है, एनसीवी T3 माइनस T1 हो गया, और वो नेगेटिव है। नेगेटिव कब होगा? जब टेम्परेचर T3 छोटा होगा T1 से, तभी ना होगा। बस कहानी इतनी थी, इतने ही चीज पूछे गए थे, इतने चीजों का आंसर इतने चीजों से दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो, बोलो किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन आसान था कि नहीं था, टफ था? ये क्वेश्चन टफ था या आसान था, बताओ। यह समझ में आया? यस सर। तुम जो टिक कर रही थी 1 4 और 6 टिक कर रही थी, आपने क्या देखा था? वर्क डन कैसे देखा था आपने? एरिया के हिसाब से देख के बता। सर एरिया के हिसाब से। तो मॉड लगा रहेगा तब आप ऐसे लगाइएगा। अगर ये मॉड लगा होता ना तो एरिया के हिसाब से बता देते आप, लेकिन मॉड नहीं लगा है ना, इसलिए एरिया से थोड़ा सा साइन को भी देख के करिएगा ना, साइन को भी देख के करिएगा। और क्योंकि आपने उसी बेसिस पे बताया होगा, तो फिर 6 नंबर आपने क्या सोचा होगा? 6 नंबर कैसे सोचा आपने? सर वर्क डन मतलब पॉजिटिव है, वर्क पॉजिटिव है तो यू एडियाबैटिक, सर वो पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क पॉजिटिव आपको कैसे लगा इसमें? आपको ये बताइए मुझे पहले, आपको वर्क डन सर पॉजिटिव कैसे लगा? सर एरिया देख के। एरिया के हिसाब से क्या हमने वो आपको कुछ बोला है कि एरिया और वर्क डन? एरिया तो पॉजिटिव होता है, लेकिन वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो एरिया देखकर आप क्लियरली वर्क डन तो बता सकते हैं, लेकिन साइन कौन देगा? साइन तो आपको एरिया देख के नहीं दे सकते ना, साइन तो आपको देना पड़ेगा ना। वार्डन क्योंकि दोनों साइन लेता है, एक पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और क्योंकि केस एक्सपेंशन का है तो वार्डन नेगेटिव होगा, और अगर ये केस कंप्रेशन का होता है तो वार्डन पॉजिटिव होगा आपका। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। तो T3 लेस देन T1 हो जाएगा, ये बात सत्य है। तो इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और बात करनी है आपसे तो पूरा खत्म हो जाएगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स 1। थर्मोडायनेमिक्स 1 का लास्ट लेक्चर ही चल रहा है आपका। अब थोड़ी सी बातें मुझे रिवर्सिबल वर्क डन और इरिवर्सिबल वर्क डन के बारे में डिस्कस करना है आपसे, बस हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा आपका।
समझ में आ गया सब कुछ? पूरी मॉड्यूल आप बना पाएंगे, आप बना पाइएगा। आज आप पूरी मॉड्यूल बना लीजिएगा। अभी जो बात करने जा रहे हैं उस पर बहुत क्वेश्चन आएंगे हैं आपकी मॉड्यूल में। कम करो साउंड बेटा, जाके टीवी का साउंड कम कर दो, बंद करो टीवी, बंद कर दो। रिवर्सिबल एंड irreversible, reversible and irreversible work done, reversible and irreversible work done। और वहां से नहीं, वहां से नहीं, देखिए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क डन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क डन, इसमें थोड़ा सा बात करना है बस, तो थोड़ा सा लास्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क डन की बात करें, और आइसोथर्मल या एडियाबैटिक किसी के लिए भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ग्राफ तो लगभग एक ही जैसा है ना। क्या हो गया ये, देखो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क डन, पहुंच गई तुम वहां पे, पागल कर दूंगी तो सबसे ज्यादा कर देती हो। एक सेकंड रुकना बेटा थोड़ा सा। चलिए देखिए एक बार रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क डन ना, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क डन, ठीक है। तो रिवर्सिबल में मान लो आइसोथर्मल ही ले लो, आइसोथर्मल का ही देख लोगे सबका हो जाएगा। ये आइसोथर्मल वाला वर्क डन ये है बेटा, थोड़ा समझना होगा आपको, मेरे साथ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ जाइएगा। ये तुम्हारा रिवर्सिबल वाला वर्क डन होता है, रिवर्सिबल का पाथ ये होता है, मानते हो क्या? रिवर्सिबल में पाथ ट्रेजेक्टरी फिक्स है ना, तो रिवर्सिबल का पाथ तो अपने को क्लियर है, रिवर्सिबल का पाथ अपने को क्लियर है, तो ये रिवर्सिबल वाला है बेटा। ये किसका है? रिवर्सिबल वाला है। एक्सपेंशन का केस ले रहे हैं, पहले हम एक्सपेंशन का केस ले रहे हैं। इन केस ऑफ एक्सपेंशन कौन सा केस ले रहे हैं बेटा? थोड़ा ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा, इससे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये एक्सपेंशन का केस ले रहे हैं बेटा, ठीक है। और ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल वाला एक्सपेंशन है। और ये वाला प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर ले लो ये बेटा, फाइनल प्रेशर ले लो P2, इनिशियल प्रेशर P1 है, और ये V1 V2 है बेटा। एरिया कितना इंक्लोज होगा इसमें? ये वाला एरिया इंक्लोज होगा रिवर्सिबल का, मानते हो क्या? यस सर। मानते हो? अब बताओ इरिवर्सिबल वाला वर्क डन कितना होगा? इरिवर्सिबल वाला वर्क डन कितना होगा? इरिवर्सिबल क्या होता है? देखो देखो, रिवर्सिबल तो ठीक हो गया, समझ में आ गया।
इरिवर्सिबल का वर्क डन यही होता है बेटा, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल और ये V2 माइनस V1 माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो मुझे बताओ एक्सटर्नल प्रेशर फाइनल प्रेशर के बराबर होगा कि नहीं होगा? जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो किसके प्रेशर के बराबर होगा? फाइनल प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि फाइनली फिर वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है ना। जब वो फाइनल इक्विलिब्रियम में आ गया तो फाइनल प्रेशर ही क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल प्रेशर हो जाएगा। तो फाइनल प्रेशर मतलब P2 इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, फाइनल प्रेशर P2 इक्वल टू P एक्सटर्नल। तो ये हो गया W इरिवर्सिबल इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो बेटा जो इरिवर्सिबल वाला पाथ है वो इतना ही पाथ लेगा, इतना माइनस P2 V2 माइनस V1 इतना। ये इरिवर्सिबल वाला वर्क डन होगा, है या नहीं? इरिवर्सिबल क्या होगा? माइनस P2 V2 माइनस V1, जो फाइनल प्रेशर है ना बेटा वही तो होना है। तो माइनस P2 V2 माइनस V1 माइनस P2 V2 माइनस V1, ये हो गया एक्सपेंशन के केस में। तो इरिवर्सिबल का एरिया और रिवर्सिबल के एरिया में ज्यादा एरिया कौन सा है? तो रिवर्सिबल वाला एरिया ज्यादा है। एरिया ऑफ रिवर्सिबल मोर देन इरिवर्सिबल। तो बताओ वर्क डन कौन सा ज्यादा होगा? वर्क डन तो निगेटिव है, एक्सपेंशन है, वर्क डन तो निगेटिव है, वर्क डन तो नेगेटिव है ना, वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव है। अगर मैं साइन वाइज बात करूं तो इरिवर्सिबल का वर्क डन क्या होगा? रिवर्सिबल के वर्क डन से ज्यादा होगा विथ साइन। इरिवर्सिबल वर्क डन इज मोर देन रिवर्सिबल वर्क डन विथ साइन। अगर विदाउट साइन बात करोगे ना, मॉड वाइज बात करोगे तो क्या होगा? मॉड में W रिवर्सिबल ज्यादा होगा W इरिवर्सिबल। ये तो समझ में आ रहा होगा। रिवर्सिबल वर्क डन इरिवर्सिबल वर्क डन मोर देन होता है रिवर्सिबल वर्क डन से, इरिवर्सिबल वर्क डन हो ज्यादा होता है रिवर्सिबल के वर्क डन से। बेटा ये बात समझ में आता है क्या? इरिवर्सिबल वर्क डन इज मोर देन रिवर्सिबल वर्क डन। और अगर विदाउट साइन देखोगे तो भाई कहानी थोड़ी अलग हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इन द केस ऑफ एक्सपेंशन, Yes, sir. इरिवर्सिबल वर्क डन जो है वो रिवर्सिबल वर्क डन से ज्यादा होता है। एक लाइन लास्ट और देखेंगे, इन केस ऑफ कॉम्प्रेशन देख लेते हैं। इन केस ऑफ कॉम्प्रेशन देखेंगे बेटा। दूसरा देखते हैं कंप्रेशन के केस में क्या होगा। इन केस ऑफ कंप्रेशन, एक सेकंड रुकिएगा। तो इन केस ऑफ कंप्रेशन देखना है, ठीक है? तो इन केस ऑफ कंप्रेशन क्या होगा देखो। इन केस ऑफ कंप्रेशन के केस में क्या होगा बेटा? तो इन केस ऑफ कंप्रेशन में अगर देखेंगे तो एक तो बेटा ये रिवर्सिबल वाला वर्क डन ऐसे ही बनेगा, ध्यान से समझना, थोड़ा समझ में आ जाएगा। P और V है, ये रिवर्सिबल वाला तो यही होगा, एरिया जो इंक्लोज्ड होगा वो यही होगा, ऐसे बेटा यहाँ पे। लेकिन जब ये कंप्रेशन होगा तो साइन ऐसा होगा, इनिशियल प्रेशर ये होगा बेटा और फाइनल प्रेशर ये वाला होगा, फाइनल प्रेशर ये वाला होगा, है या नहीं? और ये वाला जो है ये V2, ये V1 V2 करना होगा, ये V1 कर दो, ये वाला V1 होगा बेटा और ये वाला V2 होगा। मानते हो क्या? बोलो मानते हो क्या? ये कंप्रेशन केस में ऐसे ही होगा ना? किसी को इसमें डाउट नहीं होगा मुझे यहाँ तक लगता है। कंप्रेशन के केस में तो यही होगा ना बेटा, जब आप कंप्रेस कराओगे तो यही होगा। ये तो रिवर्सिबल वाला हो गया। इरिवर्सिबल वाला में क्या लिखोगे? माइनस ऑफ P एक्सटर्नल और ये V2 माइनस V1 होगा बेटा, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल V2 माइनस V1।
इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे अब एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा होगा, फाइनल प्रेशर, और फाइनल प्रेशर कौन सा है, P2 है ना बेटा, तो P2 V2 माइनस V1। इसका मतलब अब जो इरिवर्सिबल का एरिया होगा ये वाला होगा, इरिवर्सिबल वाला एरिया पूरा नीचे से ऊपर तक होगा। इरिवर्सिबल वर्क डन जो होगा ये वाला है बेटा, ये इरिवर्सिबल वाला वर्क डन है। देखो आप, ये इरिवर्सिबल वाला वर्क डन है, और रिवर्सिबल वाला वर्क डन तुम्हारा ये है। देखो रिवर्सिबल वाला वर्क डन ये है, ये रिवर्सिबल वाला वर्क डन है, और ये ऊपर वाला पूरा लेकर इरिवर्सिबल है। इन द केस ऑफ कंप्रेशन एरिया जो है वो इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा रिवर्सिबल से। देखो आप, irreversible area is more than reversible area, irreversible area is more than reversible area, irreversible का एरिया रिवर्सिबल के एरिया से ज्यादा होगा, और इस केस में वर्क डन क्या है, वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन क्या है, इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव है, वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। वर्क डन इरिवर्सिबल का क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल का वर्क डन रिवर्सिबल से क्या होगा, ज्यादा होगा। इरिवर्सिबल वर्क डन इज मोर देन रिवर्सिबल वर्क डन। इरिवर्सिबल वर्क डन जो होता है बेटा वो रिवर्सिबल के वर्क डन से ज्यादा होता है। इरिवर्सिबल वर्क डन इज ऑलवेज मोर देन रिवर्सिबल वर्क डन इन द केस ऑफ एक्सपेंशन और इन द केस ऑफ कंप्रेशन, ये हमेशा ज्यादा ही होता है। इन द केस ऑफ एक्सपेंशन और इन द केस ऑफ कंप्रेशन, एक्सपेंशन में क्योंकि वर्क डन नेगेटिव था तो मॉड वाइज वो उल्टा होगा, लेकिन विदाउट मॉड अगर हम देखें तो मैं यही कंक्लूजन निकाल पा रहा हूँ कि इरिवर्सिबल वर्क डन इज ऑलवेज मोर देन रिवर्सिबल वर्क डन इन द केस ऑफ एक्सपेंशन और इन द केस ऑफ कंप्रेशन। तो बेटा याद रखना, इरिवर्सिबल में वो जो वर्क डन होता है वो रिवर्सिबल के वर्क डन से ज्यादा होता है। इरिवर्सिबल वर्क डन इज मोर देन रिवर्सिबल वर्क डन, तो ये बात लिखनी भी चाहिए आपको, तो लिखिएगा irreversible work done is more than reversible work done. Irreversible work done is more than reversible work done. Irreversible work done is more than reversible work done in the case of expansion or in the case of compression। एक्सपेंशन और कंप्रेशन के केस में रिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा होता है रिवर्सिबल के वर्क डन से। क्लियर है बेटा, ये बात सही बच्चों को समझ में आया? तो एक बात तो जरूर याद रखिएगा, इरिवर्सिबल का वर्क डन जो होता है वो रिवर्सिबल के वर्क डन से हमेशा ज्यादा ही होता है। इरिवर्सिबल वर्क डन इज मोर देन रिवर्सिबल वर्क डन, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं इसको आगे यूज में आएगा मेरे, तो आगे यूज में आने के लिए इसको याद करना पड़ेगा। आपके क्वेश्चंस में दिया भी है कि इरिवर्सिबल वर्क डन और रिवर्सिबल वर्क डन में ज्यादा कौन, याद करिए बेटा, इरिवर्सिबल वर्क डन रिवर्सिबल वर्क डन से ज्यादा होता है। इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप ही से पूछूंगा कि अगर बेटा मान लो फर्स्ट लॉ थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्मल भी अगर बात करें बेटा तो डेल्टा यू जीरो होता है, डेल्टा यू क्या होता है, जीरो होता है। और अगर डेल्टा यू जीरो है तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्यू प्लस डब्ल्यू होगा बेटा, तो डेल्टा यू जीरो है तो क्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू। कभी कभी आपसे जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा क्या, डब्ल्यू इरिवर्सिबल मोर देन डब्ल्यू रिवर्सिबल, डब्ल्यू इरिवर्सिबल मोर देन डब्ल्यू रिवर्सिबल, और ये माइनस डब्ल्यू है तो क्यू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू रिवर्सिबल मोर देन क्यू इरिवर्सिबल फॉर आइसोथर्मल। एक क्वेश्चन आपके जब एक्सरसाइज 2 बनाइएगा उसमें मोर देन में ये वाला क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो इरिवर्सिबल वर्क डन मोर देन रिवर्सिबल, ये तो पहला हो गया, और क्योंकि इरिवर्सिबल वर्क डन क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर होता है, उल्टा चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा बताओ, उल्टा चलेगा ना। अगर इरिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा है तो
क्यू किसका ज्यादा होगा, रिवर्सिबल का ज्यादा होगा, क्यू इरिवर्सिबल। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, याद रखोगे? बोलो। यस सर। अब एक चीज, एक क्वेश्चन और हो सकता है, ऐसे तो Yes. कभी पूछा नहीं है, बट तुम इतना पढ़ रहे हो, आप लोग थोड़ा और बता दें तो अच्छा लगेगा आपको कि आपने कितना कम पढ़ा है अभी तक। अब ये फील आएगा, ये फील आने के लिए मुझे एक बात और करनी पड़ेगी। ऐसे आपको जैसे ये सब चीजें आप पहले पढ़े होंगे हो सकता है, लेकिन एक दो चीज नहीं पढ़ा होगा आपने, जो मुझे लगता है, जैसे सिंगल स्टेज और टू स्टेज है। जैसे कोई एक्सपेंशन सिंगल स्टेज से दो स्टेज में हो रहा है, तो किसमें वर्क डन ज्यादा होगा, ये वाला थोड़ा सा बात मैं आपसे कर सकता हूँ कि सिंगल स्टेज और टू स्टेज में किसमें वर्क डन ज्यादा होगा। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा होगा आपके लिए, ये जेई मेन के लिए नहीं है और आज तक जेई एडवांस में भी नहीं पूछा है। ये मॉड्यूल के थ्योरी में दिया हुआ है। जैसे आप कभी पढ़ेंगे मॉड्यूल, आप देखिएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको पढ़ाया कम गया है। वहां पे एक सिंगल स्टेज वर्सेस nth स्टेज दिया हुआ है, nth स्टेज। तो सिंगल स्टेज और टू स्टेज कर लोगे तो nth स्टेज अपने आप क्लियर हो जाएगा। सिंगल स्टेज वर्सेस टू स्टेज, ये इरिवर्सिबल में देखना है, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल देख लिया। अब इरिवर्सिबल में देखना है कि सिंगल स्टेज वर्सेस टू स्टेज क्या होता है। तो थोड़ा सा मेरे साथ देखिएगा, ठीक है? ये एडवांस कंसेप्ट होगा आपके लिए, ये एडवांस कंसेप्ट है, आपकी जरूरत का चीज तो नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपके मॉड्यूल में दिया है तो आपको ऐसा ना लगे कि आपको कम पढ़ाया गया है। देखो, इरिवर्सिबल में ही नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। इरिवर्सिबल में सिंगल स्टेज वर्सेस टू स्टेज बात करते हैं। इरिवर्सिबल में ही सिंगल स्टेज और साथ में स्टेज, बस ये लास्ट बात करेंगे आपसे, बस हो जाएगा मेरा काम। सिंगल स्टेज वर्सेस टू स्टेज, और ये एक्सटेंशन वाला ही केस ले लेते हैं बेटा, एक्सटेंशन का ही केस ले लेते हैं। बस ये लास्ट बात करेंगे, फिर पॉइंट लिखवा देंगे। याद कर लिए तो अच्छी बात, नहीं करे तो कोई बात नहीं, आपको नुकसान नहीं होगा। जेईई मेंस का नुकसान नहीं है, आप जेईई मेंस पे नुकसान नहीं देगा, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो थोड़ा ज्यादा चीज पढ़ा रहता है तो अच्छा रहता है। कम पढ़ के जाना और ज्यादा पढ़ के जाना में ज्यादा अच्छा रहता है, माना जाता है कि ज्यादा ज्यादा पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात रहती है। तो सिंगल स्टेज वर्सेस टू स्टेज है, तो देखो मेरे साथ थोड़ा सा समझना है। अगर मैं सिंगल स्टेज की बात करूं पहले, तो सिंगल स्टेज पहले बनाते हैं। सिंगल स्टेज का मतलब ये होगा बेटा कि अगर मान लो यहाँ पे V1 V2 है, यहाँ पे प्रेशर P1 P2 है, तो इनिशियल प्रेशर ज्यादा होगा, एक्सपेंशन है ना बेटा, P1 P2 और V1 V2 V1 V2 ऐसे है ना बेटा। अब देखो, अगर मैं आपको मान करता हूँ सिंगल स्टेज की, तो वर्क डन क्या होगा इरिवर्सिबल में, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 होगा बेटा, तो माइनस P2 V2 माइनस V1 होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, फाइनल प्रेशर तो लेके चलना होगा। ये वाला यहाँ से ले लो आप, ये वाला एरिया इंक्लोज कर दो, ये एरिया हो गया सिंगल स्टेज का, ये सिंगल है, ठीक? ये तो मानते होंगे आप, सिंगल स्टेज में यही ना होगा यार, माइनस P2 V2 माइनस V1, माइनस P2 V2 माइनस V1। अब थोड़ा सा आते हैं दो स्टेज में, ये तो सिंगल स्टेज हो गया। एक बार में आपका फाइनल प्रेशर P2 है, तो P2 V2 माइनस V1 हो जाएगा, P2 V2 माइनस V1, ये P2 V2 माइनस V1 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर टू स्टेज है, अगर ये टू स्टेज है, तो टू स्टेज में क्या होगा बेटा, एक बीच का रास्ता खोजना पड़ेगा। अगर इनिशियली V1 पे चल रहे हैं, इनिशियली V1 से चल रहे हैं, इनिशियली अगर V1 से चल रहे हो बेटा, तो एक बीच में रास्ता खोजना पड़ेगा। V3 ले लो, बीच में एक रास्ता, फाइनल तो V2 ही है भाई, फाइनल तो V2 ही है ना, तो बीच में एक रास्ता खोजना पड़ेगा। बीच में रास्ता कैसे मिलेगा, एक वॉल्यूम ले लो V3 ले लो, कितना ले लो V3, या V1 डैश ले लो, यहाँ पे एक V3 वॉल्यूम ले लो। एक सेकंड रुकना बेटा थोड़ा, इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? बोलो पहले इतनी बात बोलो, सिंगल स्टेज समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। कहीं भी परेशानी होगा बोलना, क्योंकि ये आपके एडवांस सिलेबस का है, मेंस सिलेबस का नहीं है। अगर आपको मेंस सिर्फ करना है तो फिर तो आपके लिए नहीं है। अब यहाँ देखो,
ये V3 ले लीजिए, तो V3 पे प्रेशर P3 ले लीजिए, इंटरमीडिएट स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, P3 ले लीजिए बेटा। तो आपका जो एरिया आना चाहिए वो ये वाला आना चाहिए, यहाँ से ये उठेगा यहाँ तक, यहाँ से ये उठेगा ना, V1 V3 पहले तो ले लेंगे ना, V1 से V3 लेंगे एरिया भाई, V1 से V3 लेंगे और फिर V3 से V2 लेंगे। तो बेटा ये वाला यहाँ तक उठना चाहिए, देखो ये वाला, और ये वाला एरिया आना चाहिए यहाँ तक, आना चाहिए ना बेटा, ये वाला आना चाहिए और फिर V3 से V2 आना चाहिए। तो ये 2 स्टेज हो जाएगा। ये कितना स्टेज हो जाएगा? 2 स्टेज हो जाएगा बेटा। अब देखो 2 स्टेज में जो एरिया इंक्लोज होगा ये इतना होगा, ये सब होगा पूरा, ये पूरा होगा 2 स्टेज में। और अगर सिंगल स्टेज है, एरिया सिर्फ इतना होगा, सिंगल स्टेज में एरिया सिर्फ इतना होगा, सिंगल स्टेज में एरिया इतना होगा और 2 स्टेज में एरिया ज्यादा होगा। तो बताओ कौन सा एरिया ज्यादा है? 2 स्टेज का एरिया ज्यादा है ना एक स्टेज से, तो 2 स्टेज एरिया, Yes, sir. 2 स्टेज इज मोर देन फर्स्ट। ऐसे ही और आगे बढ़ाते जाओगे तो वैसे एरिया बढ़ता जाएगा। तो क्या लगता है बेटा आपको कौन सा वर्क डन ज्यादा है? 2 स्टेज का एरिया ज्यादा है ना एक स्टेज से, 2 स्टेज एरिया इज मोर देन, ऐसे ही तो ऐसे ही चलते रहेगा। तो मुझे समझ में आया कि एरिया की बात करें, अगर हम एरिया की बात करें तो फर्स्ट स्टेज सिंगल स्टेज, फिर एरिया सेकंड स्टेज, ऐसे ही बढ़ता रहेगा ना बेटा। 2 स्टेज में एरिया और ज्यादा होगा, 2 स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, उधर से एरिया 3 स्टेज में ज्यादा होगा, थर्ड स्टेज 3, थर्ड स्टेज 3 स्टेज में ज्यादा होगा, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे होगा। तो क्या लगता है बेटा अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन कौन से स्टेज में ज्यादा होगा? मॉड वाइज बात करें तो मॉड ले लेते हैं बेटा। तो एरिया जो होगा वो वर्क डन जो होगा फर्स्ट, फिर क्या होगा वर्क डन सेकेंड, फिर क्या होगा वर्क डन थर्ड, ऐसे ही चलता रहेगा बेटा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो जाएगा ना, एरिया का ऑर्डर ऐसे आएगा, वर्क डन का ऐसे ही ऑर्डर आएगा। मानते हो आप? तो ऐसे कह सकते हो कि नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ता है तो वर्क डन बढ़ता है इन द केस ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का केस लिया है बेटा। और अगर ये साइन के साथ बोलोगे तो उल्टा चलेगा, और क्या, साइन के साथ बोलोगे तो उल्टा चलेगा ना, जिसका एरिया ज्यादा हो गया बेटा उसका वर्क डन कम हो जाएगा। तो साइन के साथ उल्टा चलेगा, ये साइन के साथ क्या चलेगा? उल्टा चलेगा। तो जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ाते हो ना तो एरिया बढ़ता है, ध्यान रखना। नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो बेटा वर्क डन बढ़ेगा। नंबर ऑफ स्टेज इंक्रीजेस, एरिया इंक्रीजेस, नंबर ऑफ स्टेज इंक्रीजेस, एरिया इंक्रीज इन द केस ऑफ एक्सपेंशन ना, वर्क डन ऐसे आ जाएगा। ये कुछ बातें हैं बेटा, जरूरी तो आपको नहीं है ऐसे सेकेंड स्टेज फर्स्ट स्टेज आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हम आपको इस पे उलझाएंगे नहीं। बेहतर यही है कि आप एक बार मेथड को समझ लो कि मेथड क्या है। मेथड ये है कि अगर एक्सपेंशन है बेटा तो एरिया जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ता है वैसे वैसे एरिया बढ़ जाता है, और एरिया बढ़ेगा तो वर्क डन ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा। और मॉड इसलिए लगा दिए क्योंकि भाई वर्क डन नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि केस एक्सपेंशन बोला है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, और वर्क डन नेगेटिव होगा तो फिर ये एरिया को उल्टा चलेगा, तो मॉड लगाने से एरिया के साथ चलेगा। ये बात आप देख लीजिए। कंप्रेशन का केस मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये आप जज कर लीजिएगा, समझ लीजिए। तो नंबर ऑफ स्टेज बढ़ने से एरिया बढ़ता है, ध्यान रखिए, नंबर ऑफ स्टेज बढ़ने से एरिया बढ़ता है, और एरिया बढ़ने के साथ साथ तो उससे आपका एक्सपेंशन का केस हमने बताया, कंप्रेशन का केस आप खुद देखिएगा, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीट। फ्री एक्सपेंशन कहीं कहीं पे लिखा होता है, फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है? अगर क्वेश्चन में फ्री एक्सपेंशन लिखा हुआ है तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो जीरो है, तो फिर फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है। फ्रीली एक्सपेंड कब कोई कोई कैसे हो सकता है? जब उसका एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो? जीरो हो। तो यहाँ पे जब वर्क डन निकालोगे आप, ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, और क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। फिर वर्क डन तो हो गया जीरो, इस केस में वर्क डन होता है जीरो। और अगर फ्री एक्सपेंशन के साथ इंसुलेटर लिखा हुआ है, फ्री एक्सपेंशन है और इंसुलेटर भी लिखा हुआ है, फ्री एक्सपेंशन भी है और इंसुलेटर भी लिखा हुआ है, तो W तो भाई फ्री एक्सपेंशन के साथ जीरो होना ही है।
Q भी 0 हो जाएगा। और अगर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगा दोगे, FNOT लगा दोगे, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। ये क्वेश्चन भी अपने जेई एडवांस के अंदर आया हुआ है। तो Q भी 0, वर्क डन भी 0, तो डेल्टा U भी 0। इस केस में फ्री एक्सपेंशन इंसुलेटर में वर्क डन तो फ्री एक्सपेंशन में 0, Q 0, डेल्टा U 0। इंसुलेटर लिखा होगा तब, यानी कि इंसुलेटर नहीं लिखा है तब वो आप Q 0 कर दो तो गलत हो जाएगा ना। फ्री एक्सपेंशन के साथ इंसुलेटर लिखा होना चाहिए। इंसुलेटिंग वाल का मतलब होता है कि हीट का ट्रांसफर ना हो। उस केस में Q 0 हो गया, W 0 हो गया, डेल्टा U 0 हो गया। तो ये फ्री एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई मेन के अंदर। जेई एडवांस के अंदर मैंने पूछा है कि फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाता है। अगर केस फ्री एक्सपेंशन का है तो उस केस में एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाएगा। फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है। ये बात समझ आ रहा है क्या आपको? बोलिए। यस यस सर। सर। इस तरह से आपका थर्मोडायनेमिक्स 1 खत्म हो गया बेटा। थर्मोडायनेमिक्स 1 खत्म हो गया। आप मॉड्यूल की थ्योरी मिला लेंगे, जहाँ की थ्योरी मिलाना मिला लीजिए आप। आपको थ्योरी बहुत सफिशिएंट मिल गया है, काफी ज्यादा थ्योरी आपको थर्मोडायनेमिक्स 1 के अंदर दिया गया है। तो थर्मोडायनेमिक्स 1 से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक्स 1 खत्म हो गया है। थर्मोडायनेमिक्स 2 अब नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा। आप थर्मोडायनेमिक्स 1 की पूरी मॉडल बना लीजिए, नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम थर्मोडायनेमिक्स 2 की बात भी करेंगे। ओके, और थर्मोडायनेमिक्स का कॉपी पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कॉपी समझ में आ गया होगा तो थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, अगर ये कॉपी समझ लिया होगा आपने। क्योंकि कॉपी से बाहर एक भी क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से नहीं आएगा, ये फिक्स है और ये फिक्स है। तो इस बात के लिए आपको करना क्या है, आपको कॉपी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कॉपी को पढ़ के उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइए, लग जाएगा, आराम से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो वो करिए। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे की बात आपसे करें। ओके, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स 2 की बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स 2 की बात करेंगे। इसी में हम आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ाएंगे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ाएंगे। इसी में एंट्रोपी की बात करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे। तो ये मुझे 3 लेक्चर लगता है कंप्लीट करने में। इसको 3 लेक्चर में मैं कंप्लीट करूंगा और थर्मोकेमिस्ट्री को 2 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। 5 लेक्चर मुझे इसमें पूरा अभी लगेगा। ये 5 लेक्चर और 6 लेक्चर मुझे केमिकल काइनेटिक लगेगा। टोटल 11 लेक्चर मुझे लगेंगे। बस 11 लेक्चर्स मुझे जब तक मिल जाएंगे वो तब तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। 5 + 6 11 लेक्चर मुझे चाहिए टोटल। इसके बाद मेरा पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। मतलब आप केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया ही है, खत्म हो जाएगा। आपका ऑर्गेनिक भी लगभग खत्म पे ही है और मुझे लगता है इनऑर्गेनिक भी लगभग खत्म पे ही होगा आपका। तो 11 लेक्चर मुझे और चाहिए बस। 11 लेक्चर, और 11 लेक्चर मुझे 3 वीक में मिल ही जाएगा लगभग। तो 2 वीक 3 वीक जब भी मिल जाए मुझे तो हो जाएगा। ठीक है, ओके। आपका एग्जाम सितंबर और अक्टूबर से अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा। तो अभी टाइम है आपके पास, अच्छा खासा टाइम है। आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, क्योंकि अब आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा मेरे साइड से नहीं बचा है। थर्मोडायनेमिक्स 2, 3 और केमिकल काइनेटिक्स 1 नहीं, और कोई टॉपिक लगभग हमने सब कंप्लीट कर दिया है आपका। क्लियर? ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्लास में। यस ओके बेटा, ठीक है। सर, पीडीएफ इसका भेज दीजिए अभी उसे। सभी भेज देते हैं, टोटल भेज देते, पहले वाला ही भेज देते, आज वाला ही भेज देते। ओके, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।